नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ के इस करंट अफेयर स्टूडियो में। और सबसे हॉट टॉपिक ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। तो किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताएंगे। बहुत ही समझना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी कई क्वेश्चन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कतर की कौन सी भी यात्रा की है, क्या क्या बातचीत हुई वहाँ। अब पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से आंसू गैस बरसाए गए हैं। किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। डोपिंग के आरोप में हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत और किस देश ने कुडमकुलम जो परमाणु प्लांट है वहां पर अतिरिक्त रिएक्टर के लिए समझौता किया है। और भी कई टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों को। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद्द कर दिया। ऐतिहासिक डिसीजन है ये। आंसर का इसका अनुच्छेद 19(1)(a, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ओके। और ये जो अनुच्छेद है ना, इसमें यह कहा गया है कि मतलब बहुत सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। और इसमें सूचना तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी सूचना का जो जनता का अधिकार है उसको यहाँ पर खारिज कर रहे हैं, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है। और डिटेल बताते हैं, आपको बताते हैं। तो 5 जजों की संविधान पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बेंच था, उसी ने ये फैसला सुनाया है। और इसका नेतृत्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। एक तो देखिए कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो SBI जारी करता है केवल और केवल, और उसको खरीद सकता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी, और पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। वो कैश की तरह होता है, आगे मैं बताता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अदालत ने कब फैसला सुनाया है, तो 15 फरवरी 2024 को। ये स्कीम कब लागू हुआ था, लागू करने की बात है, तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2 जनवरी 2018 को। स्कीम में क्या प्रावधान था? प्रावधान ये था कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाज़त थी। मतलब आप चंदा दे दीजिए और आपका नाम का खुलासा नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित हुआ ये? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a के तहत। ये पॉइंट जो है ना, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान में जो इसके तहत सूचना का अधिकार भी दिया गया है, इसका उल्लंघन है। तो अब संविधान के इस अनुच्छेद को भी एक बार यहाँ पर मैंने लिखित तौर पे दिखा दिया है। क्या है बात, एक बार और ध्यान रख लीजिए कि अनुच्छेद स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सूचना तक पहुंच का मौलिक अधिकार भी शामिल है। मतलब कि गुमनाम जो लोग चंदा दे रहे थे, वो जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। जनता को ये अधिकार है कि वो जाने कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, ओके। और ये जो मौलिक अधिकार है ना सूचना का, इसी के तहत RTI एक्ट भी बनाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो था, जो RTI के तहत आप जो सूचना मांगते हैं सरकारी विभागों से, वो इसी आर्टिकल के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। अब सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला सुनाया। एक तो पहली बात कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। दूसरी एक और बात है कि आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें जो संशोधन किए गए थे ताकि कोई भी कंपनी या व्यक्ति वो गुमनाम होकर और चंदा दे सकता है, तो उस सब संशोधन को भी रद्द कर दिया जिसमें गुप्त दान की बात थी, ओके। कंपनी एक्ट, उसमें भी संशोधन किया गया था, मतलब इसी, तो उसको भी मनमाना और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और कंपनी एक्ट में जो संशोधन किया गया था उसके जरिए कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खोल दिया गया था। मतलब जितना चाहे उतना फंडिंग कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को भी बहुत सारे निर्देश दिए हैं, चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं। क्या क्या दिए, देखिए। SBI जो है वो राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात क्या है
कि एसबीआई राजनीतिक दलों की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे और कैश कराने की तारीख का भी ब्यौरा दे। ठीक है, और अगला तो जबरदस्त है मामला। अगला पॉइंट ये है कि एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल साइट पर इसको पब्लिश करे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितने भी चंदे दिए गए हैं 2019 से अब तक, यानी जब से ये इफेक्ट में आया है ये बॉन्ड स्कीम, उसके बाद से अब तक का एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। जो सरकार ने सोचा था कि हम गुपचुप और कंपनियों के बारे में हम नहीं बताएंगे, ये सब कुछ बताना पड़ जाएगा। देखिए, राजनीतिक चंदे की जो गोपनीयता रखी गई थी उसके पीछे ये कहा गया था कि हम ब्लैक मनी पर नकेल कस रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तर्क सही नहीं है कि ब्लैक मनी पर नकेल कस रहे हैं, ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि केवल जो सत्ताधारी पार्टी है उसी को फायदा मिला है। सत्ताधारी पार्टी कौन है? बीजेपी है। आगे मैं बताऊंगा कि बीजेपी को कितना ज्यादा जो धन है, चंदा है, वो मिला था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को गोपनीय रखना जो है वो शामिल है, लेकिन ये नहीं शामिल है कि आप जो सूचना ही जाहिर ना करें। ओके, अब इतनी बातें तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान ली। ये कैसे शुरू हुआ था, इन सब के बारे में भी कुछ बातें आपको बताएं। देखिए, केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को ये बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। उससे पहले संसद के दोनों सदनों से इसको लेकर कई सारे विधेयक पास कराए गए थे। ओके, और इस स्कीम के प्रावधान के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ या कोई भी कंपनी इसको खरीद सकते हैं। और ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कह सकते हैं, और इसे कोई भी भारतीय नागरिक कंपनी खरीद सकता है और पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। और इसको कौन जारी करता है? एक ही बैंक को जारी करने का अधिकार था इसे, वो है एसबीआई। ओके, तो इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है कोई भी व्यक्ति या कंपनी। और एक कुछ पाबंदियां जरूर थी कि उस पार्टी को 1% वोट मिला हो, और कुछ और योग्यता बनाई गई थी। और इसकी खासियत थी कि बॉन्ड के जरिए डोनेशन देने वाले व्यक्ति या कंपनी की गोपनीयता बनी रहती है। बॉन्ड खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीद सकता है, और डोनर के जो बॉन्ड डोनेट करने के बाद, अगर डोनर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है वो बॉन्ड, तो उसके 15 दिनों के अंदर पार्टी जो है ना वो चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से वो कैश करवा सकता है। ओके, और इस योजना को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई 2019 में शुरू हुई, संविधान बेंच बना, और फैसला अब आया है फरवरी 2024 में, जबकि एक लोकसभा चुनाव हो गया और 40 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव भी इस दौरान हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ना, इस पर विवाद क्यों हुआ? देखिए, इसको लेकर जो ना संसद में 2017 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो उन्होंने विधेयक पेश किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विधेयक। और उस वक्त ये दावा किया था उन्होंने कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले जो फंड है और चुनाव व्यवस्था वो पारदर्शी हो जाएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले और जो लोग भी अदालत में पहुंचे थे, उन सब का ये कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, और इससे चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का ये बड़ा जरिया बन सकता है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घराने को ध्यान में रखकर लाया गया था, और इससे ये घराने बिना पहचान उजागर किए हुए जितनी मर्जी हो उतना चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते थे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। और ये डेटा आप देख लीजिए, ये जो मुख्य तौर पे ये 4 पार्टियां जिसको सबसे ज़्यादा फंड मिला था, और उनमें सबसे अव्वल है भाजपा। आपको पता है बीजेपी को कितना इसके जरिए चंदा मिला? 6000 करोड़ से ज़्यादा का चुनावी फंड मिला है। और दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, उसका स्थान देखेंगे 1000 से ज़्यादा। मतलब कहाँ
1000 से ज़्यादा, कहाँ 6000 से ज़्यादा, मतलब कोई तुलना ही नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये जो मुख्य तौर पर जब लागू हुआ 2018-19 में 1450 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले और 389 करोड़ जो है ना वो कांग्रेस को मिले थे। फिर तृणमूल कांग्रेस को 97.28 करोड़। 2019-20 की बात करेंगे तो 2500 करोड़ से ज़्यादा चंदा मिला बीजेपी को। उसके बाद स्थान आता है 318 करोड़ कांग्रेस को और उससे कम ये तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़। 2020-21 में जो कोविड का दौर था तो उस समय 22.38 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, 42 करोड़ रुपए टीएमसी को मिला और 10 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला। ओके, लेकिन फिर आप देखिए 2021-22 में ये 1000 करोड़ रुपए चंदा मिला है बीजेपी को। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है वो 528 करोड़ और तीसरा स्थान पर कांग्रेस यानी 236 करोड़ रुपए। और 2022-23 का ये आंकड़ा देखिएगा, इसमें 1300 करोड़ रुपए चंदा मिला बीजेपी को। दूसरे स्थान पर 171 करोड़ कांग्रेस को और फिर 34 करोड़ टीडीपी को। तो मतलब ये 3-4 जो पार्टियां ना उसको मिला, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा तो देख रहे हो वो बीजेपी को फायदा हुआ है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आंकड़ा है और मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरी बात आप समझ चुके होंगे और इसका पीडीएफ भी मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो। और अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की तमाम करंट अफेयर्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर। नया ऐप आ चुका है, बहुत फास्ट चल रहा है वो और उसमें तमाम कंटेंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप जो है ना प्लान 2 तरीके का है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, एक IAS PCS मेंबरशिप प्लान है। तो आप तमाम एग्जामिनेशन जो भी देना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके ज़रिए आपको मिलता है कि पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के PDF, 1 साल का वीडियो और तमाम जो टेस्ट है वो सब मिल जाता है करंट अफेयर्स का। और अगले 1 साल यानी 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स के PDF, वीडियो, टेस्ट ये सब होते हैं। और ये सब जो है ना वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरह के आपको मिलेंगे और इसके ज़रिए तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी हो पाएगी। और PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स भी होता है और वीडियो का लिंक भी होता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको और समझना है विजुअली तो क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। ओके, और संबंधित एग्जामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज भी हैं, बहुत ही मामूली सा प्राइस है। देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करके ज़रूर देखें आप। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कतर की कौन सी भी बार यात्रा की है या कौन सी भी यात्रा की फरवरी 2024 में? आंसर का दूसरी यात्रा की है उन्होंने, ठीक है। इससे पहले 2016 में वो कतर गए थे और इसके बाद अभी फरवरी 2024 में गए वहाँ। और ये आप देख लीजिए एक महत्वपूर्ण टाइमलाइन कि अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं 8 भारतीयों को रिहा किया गया कतर के द्वारा। उन भारतीयों को कथित जासूसी के मामले में पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, फिर अदालत ने वहाँ के मौत की सज़ा माफ़ कर दी थी, कैद की सज़ा सुना दी थी और आमिर ने फिर रिहा कर दिया था। आमिर जो होते हैं ना वो वहाँ के चीफ होते हैं। तो आमिर का नाम क्या है वहाँ के? तो वह है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, दोनों की मुलाकात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8 जो भारतीय जो पूर्व नौसैनिक थे उनकी रिहाई के बाद ये वहाँ पहुँचे। अच्छा, दोनों देशों के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी इन सब को लेकर द्विपक्षीय सहयोग को लेकर ये विचार हुआ, बातचीत हुई और इनसे आमिर से इससे पहले वो COP28 समिट में यानी दिसंबर में मिल चुके हैं। ओके, अब क्या करते हैं ना, कतर के बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, कुछ मैं विजुअल दिखा देना चाहता हूँ जो ये मुलाकात के दौरान का है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैप के ज़रिए कतर को देख लेते हैं और फिर उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताकर फिर और डिटेल बताएंगे। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत यहाँ और ये है मिडिल ईस्ट और यहीं पर ये जो दिख रहा है ना वो है कतर। छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही पावरफुल है इस वक्त जहाँ पे जो झगड़े हो रहे हैं ना तमाम दुनिया के देशों में, तो यहीं आके सुलह हो रही है, यही करवा रहा है सुलह। चाहे वो
इसराइल और हमास के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, उसमें जो बंधकों की रिहाई का मामला होता है तो यहीं पर इन्हीं की निगरानी में सब कुछ तय होता है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच जो भी अगर कुछ बातचीत भी होनी होती है तो यहीं होता है, ठीक है। और भी दुनिया के कई देशों में अगर खटपट होती है तो यहीं पर होता है। यहाँ तक कि ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ से अमेरिका ने जो छोड़ा था और फिर तालिबान का कब्जा यहाँ पर फिर से हो गया है, तो इसको लेकर भी डील ये कतर नहीं करवाए थे, तो अभी बहुत ही पावरफुल है। इसकी राजधानी है दोहा। आमिर है, मैंने बताया आपको, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। प्राइम मिनिस्टर भी है यहाँ पर, कौन है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। जनसंख्या मात्र 27 लाख है और मुद्रा कतरी रियाल है। यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ, ओके। तो दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है ना, उसके 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2023 में भारत और कतर के बीच में राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में 2022-23 में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। मैं वो चीज़ भी दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, कुछ मैं पॉइंटर तैयार करवाए हैं। 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, 2022-23 का मामला है, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है। कतर ने 2023 में 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में किया है और भारत ने 450 मिलियन डॉलर का निवेश कतर में किया है, ठीक है। 15,000 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां कतर में काम कर रही हैं। अब व्यापारिक संबंध भारत और कतर के बीच में वो देखते हैं, तो कतर जो है वो भारत का LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत को जो वैश्विक आयात करना पड़ता है LNG का, यानी लिक्विड नेचुरल गैस का, उसका 48% हिस्सा कतर से भारत आयात करता है। LPG, अपनी ज़रूरत का 29% LPG भारत कतर से इंपोर्ट करता है। भारतीय कंपनी पेट्रोनेट, मैंने 2-4 दिन पहले भी बताया था आपको कि पेट्रोनेट ने 20 वर्षों के लिए करार किया है कतर की कंपनी से 7.5 मिलियन टन LNG खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रक्षा संबंध भी हमारे अच्छे हैं। भारत और कतर के बीच में ज़ैर अल बहर नाम का युद्धाभ्यास होता है। सांस्कृतिक संबंध की बात करेंगे तो एक तो 8 लाख से ज़्यादा भारतीय कतर में रहते हैं और कतर में ये सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है बाहर का, ओके। 2019 में भारत कतर ईयर ऑफ कल्चर के रूप में मनाया गया था, 2019 को। तो कतर का मामला भी आप पूरी तरह समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें, ओके। और ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिए। तो क्वेश्चन होगा अगला, पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास रखे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया? आंसू का किसान जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर यह पहली बार इस्तेमाल हुआ है। और आप ये देख रहे हैं, द हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने इन सब पर खबरें प्रकाशित की है। क्या है? हरियाणा पुलिस इज फर्स्ट फोर्स टू यूज ड्रोन्स फॉर टीयर गैस, ओके। इस तरह का ये ड्रोन है और उससे टीयर गैस यहाँ, जैसे यहाँ नीचे गिर रहा है, इस तरह से छोड़ा जाता है, फायर किया जाता है और उसका बहुत ही व्यापक असर होता है, ओके। और ये इंडियन एक्सप्रेस का देख लीजिए कि मतलब इस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर करने के लिए बनाया गया था इस ड्रोन को, और ये प्रदर्शनकारी किसानों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर पैरामिलिट्री फोर्स इस्तेमाल कर रही है, कहीं पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का कहना है। और इस ड्रोन को ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड इसने बनाया है, ओके। खास तरह का ड्रोन है। इन ड्रोन को इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल खास अभियान के दौरान आतंकवादी और घुसपैठियों को ब्लाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना स्मोक, ये बॉम्ब गिराकर या आंसू गैस के गोले गिराकर कि उसको
कुछ दिखे नहीं। ओके, और ये ड्रोन आधारित जो आंसू गैस लॉन्चर उसमें लगे हुए हैं और उसको ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर भी कहा जाता है। वैसे इसको बीएसएफ ने 2022 में पेश किया था और उसके बाद अभी पहली बार प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल हुआ है। वैसे आतंकवादियों पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ड्रोन कैसे काम करता है ये देखिए, आप वीडियो देख लीजिए। और ये इसके ऊपर ड्रोन है और ड्रोन से अभी ये गिराया गया, बरसाया गया इस तरीके से। कैसे काम कर सकता है देखिए, एक साथ ये कई म्यूनिशन फायर कर सकता है। ये ड्रोन रिमोट से संचालित किया जाता है। इसमें टीयर गैस फायरिंग गन लगा होता है। इसमें प्रदर्शनकारी पर मतलब खास ऊंचाई से फायर किया जाता है ताकि किसी को फिजिकल इंजरी ना हो। ड्रोन गिराए जाने वाले जो आंसू गैस है वो 400 से 500 मीटर एरिया को कवर कर लेते हैं। स्मोक शेल्स लगे होते हैं, वो फिक्स किया रहता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारी किसानों पर किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। तो जो भी मैंने बातें बताई है वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने जो प्रकाशित किए हैं उसके आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 15 फरवरी। क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को। ओके, और इसको 2002 से मनाया जाना शुरू हुआ था। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की ओर से पहली बार मनाया गया था। ओके, ये जो है वो बचपन में जो कैंसर हो जा रहा है, जैसे ल्यूकेमिया, ब्रेन कैंसर, लिम्फोमा, ठोस ट्यूमर और भी कई तरह के हड्डी के ट्यूमर, तो वो सब शामिल हैं। ओके, और अगर सवाल हो कि कैंसर डे कब मनाया था, ये तो चाइल्ड कैंसर डे हो गया। कैंसर डे नॉर्मल वाला तो वो 4 फरवरी को मनाया था। नॉर्मल नहीं हो तो कैंसर तो नॉर्मल होता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? आंसर होगा संजय कुमार जैन। ठीक है, हालांकि इनका चयन काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका, संजय कुमार जैन। अगला क्वेश्चन, विश्व दरियाई घोड़े यानी हिप्पो डे कब मनाया जाता है दिवस? आंसर होगा इसका 15 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है द माइटी हिप्पो सेमी एक्वाटिक वंडर। ओके, दरियाई घोड़े, ये देख रहे हैं फोटोग्राफ आप, ये लुप्त प्राय बड़े स्तनधारी में से एक हैं और ये बताया जाता है कि इसकी आबादी दुनिया में 1,15,000 से लेकर 1,30,000 ही होने का अनुमान है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोक महंगाई दर पिछले 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई, तो जनवरी में यह कितना थी? थोक महंगाई दर आंसर का 0.27%। ओके, ये गिरावट का कारण जो है वो खाद्य वस्तुओं और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनकी कीमतों में कमी बताई जा रही है। तो ग्रोथ तो हुआ है लेकिन उतना ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किसने जारी किया है रिपोर्ट थोक महंगाई दर की? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईटी की ओर से जारी हुआ है। और ये डीपीआईटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि खुदरा महंगाई दर जो है ना वो एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन अगर थोक महंगाई दर की बात होगी तो वो जारी करता है डीआईपीटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, अच्छा, ये थोक महंगाई दर कैसे तय किया जाता है? तो इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है यानी थोक मूल्य सूचकांक है, उसी के आधार पर ये तैयार किया जाता है ये। ओके, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से डेटा जारी हुआ है मिनिस्ट्री की ओर से। तो उसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। न्यूज़ देख रहे हैं आप। ओडिशा सरकार ने ये कोरापुट जिले में जो गुप्तेश्वर वन है उसको चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। ये जो जंगल है वो जयपुर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। ओके,
और इसका नज़ारा ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ठीक है। तो अब ओडिशा में राज्य सरकार द्वारा जो घोषित है वो 4 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो है गुप्तेश्वर वन, जो कि कोरापुट जिले में, गुप्तेश्वर वन जो कि कोरापुट जिले में। दूसरा, उससे पहले जो घोषित था वो मंदसरू, वो कंधमाल में है। तीसरा है महेंद्रगिरी, वो गजपति क्षेत्र में है। चौथा है गंधमर्दन, जो कि बोलांगिरी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये जो वन है गुप्तेश्वर वन, ये करीब 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और हम लोग बात करें ओडिशा की, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? आंसर का 12 साल का, 12 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने ये बैन लगाया, दूसरी बार इन पर बैन लगाया गया है। इस वजह से ये अवधि काफ़ी ज़्यादा है, 12 साल के लिए। इन पर ये आरोप है और जो टेस्ट में ये पाया भी गया कि इन्होंने जो प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उसका सेवन किया था, ओके। और इन 2023 सितंबर में नमूने लिए गए थे और वो फिर पाया गया ये तो पॉजिटिव, तो इस वजह से इन पर ये बैन लगाया गया है। इससे पहले 2015 से 19 तक ये सस्पेंड रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर निर्माण के लिए समझौता प्रोटोकॉल पर साइन किया है? आंसर का रूस। भारत और रूस ने ये साइन किया है समझौता। देखिए, द्विपक्षीय तकनीकी और ऊर्जा सहयोग का ये प्रमुख जो है वो समझौता है और ये है कुडनकुलम परमाणु जो संयंत्र है वहाँ। तो रूस की ओर से रोसाटॉम स्टेट परमाणु ऊर्जा निगम वहाँ का है, उसके डायरेक्टर जनरल थे साइन करने के लिए, और भारत सरकार की ओर से परमाणु ऊर्जा विभाग के यानी DAE के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती थे। तो इसका विस्तार किया जा रहा है, ओके। और ये कुडनकुलम जो परमाणु ये प्लांट है उस रूस के सहयोग से ही बनाया गया था और इसका और विस्तार किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है ये। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और शेयर कीजिए दोस्तों को। और डेली का करंट अफेयर जरूर देखिए, मंडे टू सैटरडे, ओके। और टेस्ट जरूर दीजिएगा सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप पर, डेली का टेस्ट। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को, बाय।